गुड मॉर्निंग। तो चौथा प्रश्न पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आपका जो घ वाला ऑप्शन है, इनमें से सभी ये सही हो जाएगा। किसी किसी पेपर में इन्होंने गा वाले ऑप्शन को प्राथमिकता दिया है, तो चूँकि ये अंग्रेज़ों से संबंधित पॉइंट था इसलिए इसको मान लिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं, इसीलिए गांधी जी ने इसको प्राथमिकता दिया कि ताकि बड़े से बड़े पैमाने पर क्राउड को इकट्ठा जोड़ा जा सके और क्रांति को और आंदोलन को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया जा सके, क्योंकि बिना भीड़ के आंदोलन संभव नहीं था। इसीलिए इस विषय को उछाला गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। अब यहाँ पर मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। इसके दो कारण। तो ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया था, उसे अपनाया था। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, उन्होंने विश्व स्तर पर ऑस्ट्रिया को अकेला करके प्रशा को मजबूत करने का काम किया था, इसलिए इनको एकीकरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, क्यों। देखिए, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए या देश के लिए किसी कीमत पर बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहला पॉइंट, समाज में विभाजन उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे देश के अंदर आंतरिक अशांति जन्म ले सकती है। इसलिए सांप्रदायिकता बेहतर नहीं है। दूसरी बात, सांप्रदायिकता होता क्या है, अपने धर्म को सर्वोपरि मानना, दूसरे धर्म को बुरा भला कहना, ये क्या है, सांप्रदायिकता का प्रतीक है। और जब भी लोगों के अंदर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं वह समाज के लिए घातक है और देश के लिए भी घातक है। अगला है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है और उनमें से किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जो संख्या है, ये इस समय तो इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जो संख्या है वर्तमान में 8 है, और दो के नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दो पार्टियां हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो इसमें आपका मुंबई नागपुर, मुंबई कोलकाता, नागपुर हैदराबाद, ये सब तो नहीं है। आपका यहाँ पर सिलचर एवं पोरबंदर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। तो इसमें से आपका 2005 में इसको चलाया गया, और इसमें संशोधन भी किया गया था 2009 में, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। अगला है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु। सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र पूछा जाएगा तो फिर राजस्थान हो जाएगा। अगला है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। तो कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, इन सबको एक्सपोर्ट तो भारत करता है, लेकिन फर्टिलाइज़र की भारत में काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, इसलिए इसका एक्सपोर्ट भारत नहीं करता है। ये ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो यदि हम इसके मुख्य
प्रकार की ही बात करें ऑनरशिप के आधार पर, तो सबसे पहले इसका जो मुख्य दो भाग होगा, एक होगा सार्वजनिक और एक होगा निजी। लेकिन जब इसके सब पॉइंट की हम बात करेंगे तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपको मुख्य दो याद रखना है, सार्वजनिक और निजी। अगला प्रश्न है आपका, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? इसलिए है कम क्योंकि वहाँ पर उच्च साक्षरता दर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, शिशु मृत्यु दर कम है। और मेडिकल फैसिलिटी भी बेहतर है, लोग अवेयर भी हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रणाली जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है, वस्तु के बदले वस्तु लिया या दिया जाता है, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अगला है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है? तो नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रांस से हुई है, फ्रांस से। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण इसमें से प्रथम विश्व युद्ध, चौरी चौरा की घटना, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, इसमें से ये जो दोनों हैं, ये दोनों भी कारण हैं। लेकिन अब इसमें से बेहतर कौन सा है? तो कभी कभी रॉलेट एक्ट को मान लिया गया है, कभी कभी खिलाफत आंदोलन को माना गया है। अब रॉलेट एक्ट काफ़ी पहले आ चुका था और खिलाफत उसके काफ़ी समय बाद शुरुआत हुआ है, और जैसे ही खिलाफत चल रहा था उसी के कुछ समय बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर खिलाफत को प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला है, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा था महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का नेतृत्व ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल संघीय राज्यों की संख्या 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसमें समाजवादी पार्टी जो है, जिसे सपा कहा जाता है, इसका जो विस्तार है वह केवल उत्तर प्रदेश के अंदर ही सीमित होकर के रह गया है, और राज्यों तक इन्होंने फैलने का प्रयास किया लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिल पाई है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था, और इसके लिए प्रसा के चांसलर बिस्मार्क ने सैन्य अभियान चलाकर एकीकरण में सहायता किया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है? इसके दो कारण। देखिए, डेमोक्रेसी अगर सही तरीके से चलना है तो वहाँ पर जातिवाद की भावना पनपनी नहीं चाहिए, क्योंकि जातिवाद देश के लिए खतरा होता है। और इसके दो कारण क्या क्या हैं, क्यों ऐसा होता है? तो सबसे पहली बात यह है कि ये राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है। दूसरा, जो राजनीतिक दल होते हैं वो जातीय समीकरणों के आधार पर क्या करते हैं, वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, वो कहते हैं कि मुस्लिम वोटर्स हमारा वोट बैंक है, यादव वोटर्स हमारा वोट बैंक है। ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगला है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियां बताइए। तो सबसे बड़ी समस्या यदि है भारत में तो वो है सांप्रदायिकता और जातिवाद। सांप्रदायिकता और जातिवाद ये दो चर्चित विषय हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी का जो विस्तार है गुजरात में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो यहाँ पर जूट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बंगलुरु को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, पत्तन को बंदरगाह, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, देश के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट यानी कि विशाखापट्टनम, ये आपका सही हो जाएगा। कांडला आपका नहीं है, कांडला आपका हो जाएगा पश्चिम में, और इसका नाम बदल करके दीनदयाल पत्तन भी कर दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। अगला है,
मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा का निर्गमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी की ऐसी स्थिति जिसमें लोग साल भर काम नहीं पाते हैं, बल्कि मौसम के अनुसार उनको काम मिलता है, बाकी समय वो खाली बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। चेक किसे कहते हैं? चेक यानी कि एक ऐसा प्रपत्र जिसके द्वारा खाता धारक बैंक को उस चेक में लिखे गए नाम वाले व्यक्ति को पैसे अदा करने का अधिकार देता है या आदेश देता है। अगला, बैंकों के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। बैंक क्या करते हैं? वो लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करते हैं, जमा करते हैं। अगला, लोन बांटते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, ये दो काम इसके हैं। अगला, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मैजिनी था। मैजिनी को यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई 1789 ईस्वी में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम को माना जाता है। अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो इसमें आपका हो जाएगा 22 भाषाओं को समावेशित किया गया है। अगला, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे जो रीज़न था वह था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ द्वारा एक थाने को जला दिया गया था, जिसमें काफ़ी पुलिस वालों को मार दिया गया था। तो इससे स्तब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस तरीके से इसका ये उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर समवर्ती सूची, तो आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा इसी के आधार पर किया गया है, सब्जेक्ट के आधार पर। तो सूची की बात करें तो ये एक होता है समवर्ती सूची, दूसरा होता है संघ सूची, तीसरा होता है अवशिष्ट सूची और एक होता है राज्य सूची। तो इनमें विषयों को शामिल किया गया है, उसी में से है पूछा है आपसे समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के 4 विषय आपके हो जाएंगे, शिक्षा, वन, उसके बाद है मजदूर संघ, नेक्स्ट है विवाह। ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों लोग नियम बना सकते हैं, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया नियम मान्य होता है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वो 1815 में वियना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन, यहाँ पर जल भी हो सकता है और हिमनद, तो इसमें से हिमनद सबसे बेहतर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल इसमें गेहूं हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो अभी जो परंपरा में नहीं है उससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है, तो इसमें से हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, चीनी, जूट के सामान, सीमेंट। तो सीमेंट हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
1 जनवरी सभी में दिया गया है, 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है लाभ, सेवाएं, कर, पूंजी। तो यहाँ पर उत्पादन का साधन है पूंजी। पूंजी यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्पादन का साधन, क्योंकि जो भी आप पैसा देते हैं या पैसा कहीं लगाते हैं तो उसी से आपको प्रोडक्शन करने में आसानी होती है। बिना पूंजी के अभाव में आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है? यह किस खनिज से संबंधित है? तो कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है और यह झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? तो ये आपका ऐसा समूह जो पूरे तौर पर सरकार के द्वारा संचालित नहीं होता है, बल्कि लोगों के ग्रुप के द्वारा आपसी सहयोग से चलाया जाता है। और इसमें इस समूह के द्वारा जो सदस्य होते हैं, इसमें जो जुड़े होते हैं, वह आपस में लोन ले सकते हैं और समूह के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर फिर वापस भी करते हैं। तो ऐसे में यह एक सहायता समूह है जिसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। नेक्स्ट है, संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो इसमें ऐसा क्षेत्रक जिस पर सरकार का कंट्रोल होता है। इसमें खास करके लिखने योग्य भाषा में मैं आपको बता दूं, वे सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उद्यम तथा निजी उद्यम सम्मिलित किए जाते हैं जो फैक्ट्री कानून के अंतर्गत सरकारी नियमों और उपनियमों का पालन करते हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि वो सरकार के द्वारा ही चलाया जाए, इसमें नियम का पालन होगा। निजी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसको सरकार के द्वारा ही ओन किया जाता है। तो ऐसा क्षेत्रक कहलाएगा संगठित क्षेत्रक। नेक्स्ट है आपका 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप क्या देखने को मिला? तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, ये भी सही है, मतलब ये हो सकता है, क्या है देखते हैं। सैन्य शासन की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पर 1848 की क्रांति दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका गणतंत्र की स्थापना हुई इस क्रांति के पश्चात। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का जो प्रारंभ है वह 1929 में हुआ। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा जाता है। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो पेरियार रामास्वामी नायकर समाज सुधारक थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान। तो जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर या किसी के सापेक्ष नहीं चल रहा है, बल्कि ये क्या है, निरपेक्ष है। तो यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है, इसलिए ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की जो स्थापना है वह 1992 में हुई थी। अगला है, मार्टिन लूथर कौन था, उसका योगदान क्या था? तो मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे और उन्होंने प्रयास किया था कि कैथोलिक जो चर्च विभाजित हुआ तथा जो प्रोटेस्टेंट अस्तित्व में आया, उन्होंने ही प्रयास करके ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई, उसे किसने स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका रिसरा
जो कि कोलकाता में पड़ता है, वहाँ पर पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। और रही बात किसने किया, तो इसको जॉर्ज ऑकलैंड ने इसको किया था। जॉर्ज ऑकलैंड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जॉर्ज ऑकलैंड ने इसको किया था। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग का नाम क्यों प्रसिद्ध है, उसने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी। तो गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का विकास किया था। गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का विकास किया था और उन्होंने एक पहली पुस्तक छापी थी जिसका नाम है बाइबिल, इसलिए वो प्रसिद्ध हैं। बाइबिल को छापा था इन्होंने, बाइबिल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। तो इसमें पशु, पौधे, मछलियाँ, यहाँ पर चट्टान जो है आपका अजैवीय संसाधन है। अगला है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर धान आपका खरीफ की फसल हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, किया जाता है, गलत हो गया वहाँ पर। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित बात की जा रही है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड का कोडरमा अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण। तो पंजाब में खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए खेतों को सींचना भी पड़ता है, तो अत्यधिक सिंचाई इसमें से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं उसमें से सबसे बेहतर कौन सा है, तो इसमें से सबसे बेहतर हो जाएगा हरियाणा। अगला है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्रक जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि वह अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार और बैंक सेवाएं, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें से मानवीय क्रियाएं यानी कि भूमि का जो खनन होता है खनिज प्राप्ति करने हेतु, और कृषि में नहरों द्वारा अत्यधिक सिंचाई जो होती है, इसके कारण भूमि निम्नीकरण देखने को मिल रहा है, जो कि मानवीय क्रिया है। अगला है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो स्वयं सहायता समूह ऋण लेने वालों को ऋण आधार की कमी की समस्या से बाहर निकलने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा है वह 1848 ईस्वी में हुई। गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले को माना जाता है। अगला है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो उन्होंने पहला सत्याग्रह जब वो भारत वापस आए थे तो चंपारण में उन्होंने किया था। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाएं इसमें आपकी हो गई। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह विधानसभा में तो नहीं है, लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है। अगला है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसमें शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो जर्मनी के एकीकरण में
ऑटो वान बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी और विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा कि भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन चल रहा है, अतः यह सहयोग बंद कर हम असहयोग कर सकते हैं, जिससे ब्रिटिश शक्ति कमज़ोर होगी। अगला प्रश्न है, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी? 2 तर्क दीजिए। देखिए, सत्तारूढ़ जो दल है यदि धर्म को शासन का आधार मानेगा तो कहीं ना कहीं वो निष्पक्ष तरीके से निर्णय नहीं ले सकता है। और दूसरी बात, इससे क्या हानि हो सकती है? पहला, दूसरे धर्म के लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। दूसरा, सत्तारूढ़ दल इतर धर्मावलंबियों यानी कि जो धर्म के मुखिया होते हैं के लोगों के मानवाधिकारों का हनन कर सकता है, यानी कि जिस धर्म को वह सपोर्ट कर रहा है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को वो परेशान कर सकता है। तो ये इसका समस्या का विषय बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, यानी कि जिसका नवीनीकरण नहीं संभव है? तो इसमें जीवाश्म ईंधन का संभव नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल इसमें से आपका हो जाएगा जूट। अगला है, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या, उद्यमों के स्वामित्व, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अगला है, झरिया प्रसिद्ध है। तो झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है ये मालवा प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? तो इसमें से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति बेहतर है। अगला प्रश्न है आपका, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति जहां पर 2 लोगों के माध्यम से काम चल पा रहा हो परंतु उससे ज़्यादा लोग काफ़ी संख्या में वहां पर कार्यरत हों, जिनके कार्य करने का उचित प्रतिफल उनको ना मिल पा रहा हो। तो ऐसे में जो अतिरिक्त लोग उस कार्य में संलिप्त हैं उन्हें प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार कहा जाएगा और ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाएगा। दूसरी भाषा में वह परिस्थिति जिसमें लोग काम करते हुए दिखाई तो देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनके काम का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था उतना अभी भी है, तो उनके कार्य करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी का विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र में है और इसमें कपास की फसल उगाई जाती है। अगला है, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई 2 अंतर। तो औपचारिक ऋण उसे कहा जाता है जो बैंकों और सहकारी समितियों से लिया जाता है, उसे औपचारिक ऋण कहते हैं। दूसरा है ऐसा ऋण जो साहूकार हो गया, व्यापारी हो गए, मालिक हो गए, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, उनसे लिया जाता है। तो उन्हें उस प्रकार के जो ऋण लिए जाते हैं उसे अनौपचारिक ऋण कहा जाता है। तो इस तरीके से 2020 में सोशल साइंस के जितने भी पेपर करवाए गए थे उसके सभी सेट को इस
इसमें समाहित किया गया है। इसके 2 पार्ट हैं और इसको पूरा कंप्लीट आप केयरफुली देखें। निश्चित रूप से कुछ प्रश्न पिछले वर्षों के रिपीट होते हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, जो भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ी गई हैं उस पर भी ध्यान दें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।